1939 से लेके 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हो जाता है, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हो जाता है दुनिया के ज्यादातर देशों में डीकोलोनाइजेशन यानी कि औपनिवेशिकवाद के विरोध में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और इसमें से कई इमर्जिंग कंट्रीज थी जहां पे आजादी का नया स्वरूप आ रहा था। उसमें से हमारा एक देश भारत था, जिसने कि आजादी के फ्लेवर को लगभग टच कर लिया था 1944 तक आते आते, और 47 में उसे आजादी मिलती है, ये हम सभी को पता है। 1944 में एक तरफ दुनिया जहां पे आजाद हो रही थी, दुनिया को बाजारवाद की चपेट में लेने के लिए कुछ और साजिशें चल रही थी। बाजारवाद की चपेट में लेने के लिए कुछ नई साजिशें चल रही थी। जरा आप महसूस कीजिए कि 1944 का टाइम कैसा था, जहां पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट कुछ ही कंट्रीज में आया था, जैसे कि यूएसए, कुछ वेस्टर्न यूरोप की कंट्री, फॉर एग्जांपल यूके, फ्रांस, जर्मनी, है ना। इसके अलावा अगर हम और कुछ कंट्रीज की बात करें तो रसिया, एशिया में कुछ कंट्री की बात करें तो वेरी फ्यू, जैसे कि जापान, है ना, जहां पे कि डेवलपमेंट आ चुका था, और इनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कह सकते हैं। चलो, जापान, जर्मनी, इनकी तो कंप्लीटली फेलियर हो चुकी थी, और इसके बाद से बाजारवाद के एक नए समीकरण को डेवलप करने के लिए दुनिया में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आज ये सारी चीजें हम समझेंगे, और कैसे इसने जो है WTO की नींव रखी, ये सारी चीजें हमको आज समझनी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले समझ लेते हैं कि हम ये सेशन कहां से शुरू करेंगे। हम इसमें सबसे पहले समझेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है, इसके अलावा गैट 1947 में क्या था, इसके अलावा कुछ हम कॉमन टर्म समझेंगे जो कि ग्लोबलाइजेशन में अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमको इस बैकग्राउंड को समझने में हेल्प करता है, और वो ये कि ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जब आया उसके बाद से कुछ ही साल बाद, जैसे कि 1955 में, या आप यहां पे देख सकते हैं 1955 में, इस समय आखिर डॉलर जिसने कि ब्रेटन वुड में आए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनों में एक ये था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट थे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। उनके साथ साथ डॉलर बेस्ड इकोनॉमी आ गई थी। तो आखिर डॉलर का को जब दुनिया की दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते थे तो किस करेंसी को कितने पैसे मिलते थे। अगर हम बाकी सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ रूपी पे ध्यान दें, तो 4.76 रूपी एक डॉलर की अपने आप में कीमत थी उस समय। ठीक है, 1955 की बात है, जबकि ब्रेटन वुड आया 1944 में। ठीक है, मतलब हम करीब करीब 10 साल बाद जब इस सिचुएशन को रीड करते हैं तो डॉलर और रूपी के बीच का जो विनिमय है वो 4.76 तक ही था। आज कितना है कमेंट सेक्शन में करके बताओ। सो इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ी चीजें और समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि 1944 आते आते वर्ल्ड वार 2 ओवर हो चुका था, और दुनिया की कुछ पावरफुल लीडर्स, जैसे ये हैं मिस्टर स्टालिन, ये हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, और ये इनको तो आप पहचानते ही होंगे, सो पॉपुलर चर्चिल। ठीक है, तो इन लोगों ने कुछ नई नई चीजें इजाद की। हाँ, उस समय की कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे क्या क्या न्यूज उस समय पब्लिश हो रही थी। नाजीज रिवील सरेंडर टू वेस्टर्न अलाइज एंड रशिया। ठीक है, सो वेस्टर्न अलाइज एंड रशिया, यही उस समय दुनिया का भविष्य लिखने वाले थे, और इस तरह से जोसेफ स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, इन लोगों ने आपस में कुछ मीटिंग करी और इन्होंने जन्म दिया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनमें संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय रिफॉर्म, उस समय के हिसाब से इसको आप रिफॉर्म कह सकते हैं, या आज के हिसाब से भी आप इन्हें रिफॉर्म कह सकते हैं, लेकिन गेम कुछ और ही हो रहा था। क्या था, 1944 में 44 मित्र राष्ट्रों के एक प्रतिनिधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए ब्रेटन वुड, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएस में स्थित है, वहां के एक होटल माउंट वाशिंगटन होटल में एक मीटिंग करी, और युद्ध समाप्ति के बाद प्रथम और द्वितीय युद्ध के बीच जो स्वर्ण मानक के पतन, अब ये स्वर्ण मानक क्या होता है, ये हम पीछे एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि पहले गोल्ड के बेस पे करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता था। गोल्ड बेस पे करेंसी, जैसे हमारा रूपी है तो कितने
रुपी मिलते हैं फॉर एग्जांपल 10 ग्राम गोल्ड के लिए, तो कितने डॉलर में 10 ग्राम गोल्ड मिलता है, तो उतने रुपी बराबर उतना डॉलर हो जाएगा। ठीक है, वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6 कुछ भी। ठीक है, तो उसे हम गोल्ड के बेस पे चूंकि करेंसी को एक्सचेंज कर रहे थे तो इसे स्वर्ण मानक बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण मानक धीरे धीरे वीक होने लगा था, ब्रेटन वुड में डॉलर ने जगह ली। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गए थे, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड डॉलर ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद से कंटिन्यू रहे। ठीक है, और इस दौरान और कौन कौन से रिफॉर्म करने थे? महामंदी और संरक्षणवाद के उदय के कारण जो वित्तीय प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई थी, इन सारी चीजों में रिफॉर्म लिए जाने थे। यह निर्णय लिया गया कि सम्मेलन आर्थिक बुराइयों, जैसे कैसे आर्थिक बुराइयों, इनमें से एक है कॉम्पिटिटिव डेवल्यूशन यानी कि प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन। ऐसा कई सारी कंट्रीज में आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी करेंसी को सिर्फ इसलिए डिवेल्यू किया गया, इसलिए उन्होंने अवमूल्यन किया अपनी करेंसी का, सो दैट कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें और वो कंपटीशन में बने रहें। तो इनको अपने आप में आर्थिक बुराई कहा गया, क्योंकि ये जबरदस्ती या जानबूझ के अवमूल्यन किया जा रहा था। ऐसा सबसे ज्यादा आरोप लगा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अगर बात करें तो जर्मनी पर। व्यापार के लिए जो विनाशकारी बाधाएं हैं, यानी कि जो बैरियर हैं ट्रेड्स में, उनको दूर करना। अब जरा इमेजिन करिए कि प्रोडक्शन किसके पास था? सरप्लस प्रोडक्शन था यूएस के पास, वेस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज के पास। अगर सरप्लस इनके पास था, सरप्लस प्रोडक्शन, अगर सरप्लस प्रोडक्शन वाली कंट्री, ठीक है, ट्रेड बैरियर को समाप्त करने की बात करें, किनके साथ? जिनके पास प्रोडक्शन है ही नहीं, जिनके पास प्रोडक्शन है ही नहीं या बिल्कुल अंडर डेवलप्ड प्रोडक्शन है, मतलब बिल्कुल कमजोर अवस्था में उनका प्रोडक्शन है। ठीक है, अगर इनके साथ ट्रेड बैरियर को दूर कर, तो डोंट यू थिंक इट इज इटसेल्फ अ बैरियर? इट इज अ बैरियर ऑफ माइंडसेट ऑफ दोज कंट्रीज। जिन कंट्रीज के पास सरप्लस प्रोडक्शन है, ये बिल्कुल उसी तरह की है। एक बहुत रिच पर्सन और एक बहुत पुअर पर्सन आपस में इकोनॉमिक कंपटीशन की बात करें, तो ये तो अपने आप में लैक ऑफ कंपटीशन है, बिकॉज जो कंडीशन है इनकी वो सो रिच है कि एक पुअर कंट्री इनके साथ कैसे प्रोडक्शन में कॉम्पीट कर पाएगा। और ऐसी परिस्थितियों में कॉम्पिटिटिव डिवोल्यूशन को खत्म करने और ट्रेड और डिस्ट्रक्टिव इंपेडिमेंट्स को दूर करने की बात की जा रही थी। वेदर इट इज गुड और नॉट गुड, ये सारी चीजें इतिहास का हिस्सा हैं और हम इसे इतिहास में समझते हैं, सो नो प्रॉब्लम। फिलहाल हम और परिस्थितियों को और समझते हैं। इसलिए इस सम्मेलन ने कुछ प्रस्ताव रखे, और जो प्रस्ताव इस सम्मेलन में आए वो कौन कौन से थे? एक तो सबसे पहले था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना, जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम कानून बनाएगा। ठीक है। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए, जैसे सबसे ज्यादा पोलैंड, जर्मनी और कई सारे कंट्रीज जो कि बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोलैप्स कर गया था, तो इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बैंक बनाई जानी जिसका नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। ये RBRD पहली संस्था थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत, जो 5 इंस्टीट्यूशंस अब आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत अब कितनी संस्थाएं आती हैं? 5। उनमें पहला कौन सा था? IBRD। ठीक है, 1944। इसके अलावा विनिमय दरों को रेगुलेट करने और व्यापार घाटे वाले देशों को आरक्षित मुद्रा उधार देने के लिए, यानी कि फॉरेक्स देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का निर्माण किया गया। तो आपको पता चला कि ब्रेटन वुड ने 3 चीजों को जन्म दिया, एक ITO, IBRD और IMF, इन 3 चीजों को। ठीक है, तो ये तो था ब्रेटन वुड जिसकी मीटिंग। थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कैसी परिस्थितियां हैं उस समय, क्या बोलबाला रहा होगा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कितनी ही वर्ड्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आज सिर्फ इमेजिन करने की हैं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में शुरू होता है और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। मॉडर्न इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहने का क्या मतलब है? डॉलर बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, डॉलर बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, और इसने रखी न्यू गैट की, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, टैरिफ और ट्रेड के लिए, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट रखा गया। अब ये गैट क्या है, गैट के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा, वेट करते हैं थोड़ा सा।
इसके बाद क्या होता है कि बिटवीन 1958 एंड 1971 वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसीज जैसे कि रूपी और डॉलर के बीच में एक्सचेंज या किन्हीं भी दुनिया की दो देशों के बीच में करेंसीज के जो एक्सचेंज हैं उनके लिए गोल्ड और यूएस डॉलर दोनों अपने आप में मेजरमेंट यूनिट का काम कर रहे थे। विनिमय दरों को प्रभावित करने के लिए या विनिमय दरों को निर्धारित करने के लिए गोल्ड और डॉलर दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। आज की डेट में अगर बात करी जाए तो दुनिया में मोस्टली डॉलर यूज होता है। गोल्ड लगभग वाइप आउट हो चुका है करेंसी एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने में, है ना। सो 1947 आते आते गैट की स्थापना हो गई। अब पहले एजेंडे के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि 1947 में हवाना, क्यूबा में होने वाले, हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा, व्यापार और रोजगार पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आईटीओ बनाया जाएगा। आईटीओ का निर्माण कहां हुआ? तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट पे आईटीओ की स्थापना की जानी, ठीक है। दूसरा, इसी बीच 15 देशों में, उन 44 में से 15 देश जो ब्रिटेन वुड का हिस्सा थे, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और सीमा शुल्कों को कम करने के लिए और इसे बाध्यकारी बनाने के लिए दिसंबर 1945 में वार्ता शुरू कर दी। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, जरा देखिए कि कैसे दुनिया के डेवलप्ड देश सीमा शुल्कों को कम करने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी 90% कंट्रीज अभी ठीक से डीकॉलोनाइज नहीं हो पाई थी। उनके पास प्रोडक्शन तो छोड़ो, उनके पास खाने के लिए नहीं था, डीकॉलोनाइज नहीं हो पाई थी। प्रोडक्शन तो छोड़ो, उनके पास खाने के लिए, मतलब उनके अंदर, उनके यहां अभी औपनिवेशवाद नहीं आया था। मतलब औपनिवेशीकरण से उनको अभी मुक्ति नहीं मिली, उनके यहां खाने पीने की दिक्कत है। लेकिन ये कंट्री सीमा शुल्क समाप्त करने और एक्सपोर्ट, अपने एक्सपोर्ट के लिए रास्ता खोलने की आगे काम करना शुरू कर चुके थे। वो व्यापार और उदारीकरण को शीघ्र बढ़ावा देना चाहते थे, संरक्षणवाद को सुधारना चाहते थे। जरा इमेजिन करिए, संरक्षण कौन करेगा ऐसी कंडीशन में जहां पे दुनिया के डेवलप्ड नेशन जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है वो संरक्षण नहीं करेंगे। संरक्षण कौन करेगा? जिनके यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्शन कमजोर है, वीक है, जैसे कि भारत, इंडिया, है ना, और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से संरक्षण तो ये लोग दे रहे थे ना। तो संरक्षणवाद को सुधारने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी, जबकि अभी दुनिया के ज्यादातर देश अभी आजाद भी नहीं हुए थे। 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में समझौते पर अंतरराष्ट्रीय हस्ताक्षर किए जाने तक समूह का विस्तार 23 देशों में हो गया। देखो, 15 देशों ने बातचीत शुरू करी, 23 हो गया। इसलिए 23 संस्थापक सदस्यों के साथ शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का जन्म होता है, ठीक है। कितने देशों, जब गैट का जन्म हुआ तो कितने देश थे उस समय? 23। और गैट के जन्म के साथ कुछ और टर्म हमको समझने पड़ेंगे। ये राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन एंड पैकेज क्या है, ठीक है, वार्ता और पैकेज का दौर क्या है। तो गैट दौर व्यापार वार्ताओं के लिए पैकेज की दृष्टि, अब ये पैकेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि सेट ऑफ रूल्स हैं, ये सेट ऑफ रूल्स है ना। दुनिया के कई सारे देश कोई रूल्स पे अग्रीमेंट जाहिर करना चाहते हैं, तो कुछ खास देश मिलकर कुछ रूल बुक बना लिए। अब इसके बाद दुनिया से इसमें जो है कंसेंसस गेन करेंगे कि बाकी सारे देश इन सारे नियमों के लिए सहमति व्यक्त करें। तो इस सारे रूल्स जब एक साथ लिखे जाते हैं तो इनको बोलते हैं पैकेज, ठीक है, इनको बोलते हैं पैकेज। ये है पैकेज। तो पैकेज दृष्टिकोण यानी कि मुद्दों का एक सेट भी प्रदान करता है, जो कभी कभी एक मुद्दे पर बातचीत से अधिक उपयोगी होता है, ठीक है। कोई भी गैट दौर तब शुरू होता है जब मुद्दे का एक सेट होता है और जिस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर उसकी पहली बैठक होती है, उस दौर का नाम दिया जाता है उस स्थान के नाम पर जहां उसकी पहली बैठक होती है। उदाहरण के लिए गैट वार्ता का 8वां दौर 1986 में शुरू हुआ और इसकी पहली मीटिंग उरुग्वे में हुई, इसलिए 8वें दौर को उरुग्वे दौर कहा जाता है ना। मतलब ये कि जब भी एक पैकेज होगा, पैकेज का मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिनमें दुनिया का कंसेंसस गेन करना है, दुनिया की ज्यादातर देशों की सहमति गेन करना है। अब एक बात समझो, बात सहमति की हो रही है ना। अगर वोटिंग होता तो सहमति की जरूरत नहीं होती, सीधे वोटिंग होता और इन सारे रूल्स को रूल्स मान लिया जाता। लेकिन बात ये नहीं थी, वोटिंग का मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। क्यों वोटिंग का नहीं है? क्योंकि इस समय आप समझिए कि गरीब देश और कमजोर देश बहुत ज्यादा हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं कितनी? 15, 20, 23, 44 बस। तो वोटिंग में ये डेवलप्ड नेशन जानते थे कि ज्यादातर चीजों में वो हार जाएंगे और ऐसी कंडीशन पर वोटिंग पर उन लोगों ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढा
और कंसेंसस की बात करी कि दुनिया के ज्यादातर देशों को इसमें सहमति देनी चाहिए और सहमति के लिए तर्क वितर्क होने थे। ठीक है, और इसके अलावा जब एक पैकेज होगा, पैकेज के लिए एक दौर की वार्ताएं शुरू होंगी, तो उस दौर की वार्ता में जहां पहली बार मीटिंग होगा उस स्थान के नाम पर उस दौर को परिभाषित किया जाएगा। जैसे कि 8वां दौर यहां पे देखते हैं, 8वां दौर 1986 में शुरू हुआ। ठीक है, और कहां पे हुआ था और कब तक चला? 94 तक। और कहां पे हुआ था? उरुग्वे में, इसलिए 8वें दौर को उरुग्वे राउंड कहा जाता था। ठीक है, और उरुग्वे राउंड के कुछ आउटपुट क्या थे कि सर्विस ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिल्ट इन एजेंडा ऑन एग्रीकल्चर, इसके अलावा WTO इंस्टीट्यूशन, ये 4 चीजें अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। पहली बात तो उसकी सर्विस ट्रेड की बात इसमें पहली बार की गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात पहली बार की गई, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा WTO जो नामक संस्था बनी, ये 4 मेन आउटपुट थे उरुग्वे राउंड के। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देता है कि 1947 में जिनेवा में पहली मीटिंग हुई थी, इसलिए उसको जिनेवा राउंड बोला गया, और इस तरह से टोटल 8 राउंड हो चुके थे 1994 तक, और 8वें राउंड में WTO की स्थापना हो जाती है। अब आप एक चीज और देख सकते हैं कि जब जिनेवा में मीटिंग हुई थी, जब गैट बना था, तब केवल 23 देश थे, 23, और 86 से 94 के बीच जब WTO बना, 1949 में WTO बन गया, 1 जनवरी 1995 में WTO ऑपरेशन में आ जाता है, तब 123 देश हो चुके हैं। ठीक है, सो व्हाट एल्स? उरुग्वे दौर, उरुग्वे राउंड 1986 से सितंबर 1986 से अप्रैल 1994 तक उरुग्वे राउंड चला। इसमें इस दौर में कई सारी वार्ताएं हुई, अलग अलग जगह मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई थी उरुग्वे में, इसलिए 8वें दौर को उरुग्वे राउंड कहा जाता था। इट वाज 8th राउंड। ये राउंड का मतलब क्या होता है? ये राउंड ऑफ टॉक्स होती हैं। जैसे पहली बार ये सारे देश मिले, किसी एक शहर में बैठे, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई भी इंडिया का मान लेते हैं A सिटी में बैठे और इन लोगों ने बात करी, फिर B सिटी में बैठे, उन लोगों ने बात करी। तो जब तक ये पैकेज पे सहमति नहीं गेन हो जाएगी, तब तक ये वार्ताएं होती रहेंगी अलग अलग प्लेसेस में। क्योंकि पहली मीटिंग A प्लेस में हुई थी, इसलिए किसी भी राउंड को इस A प्लेस के नाम से पहचाना जाएगा। जैसे 8वें राउंड की पहली मीटिंग हुई उरुग्वे में, तो उसे हम उरुग्वे दौर कहते हैं। वस्तुओं के व्यापार पर सामान्य बातचीत के अलावा और क्या? देखो, वस्तुओं में व्यापार की बात तो हो रही थी पहले से। इस दौर की वार्ता ने व्यापार प्रणाली में नए क्षेत्रों का विस्तार किया, जैसे सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, कृषि के संवेदनशील क्षेत्रों में सुधार, ठीक है, इन सारे नए नए एरियाज पे बातचीत शुरू कर दी। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, यानी कि व्यापार नीति समीक्षा तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नई संस्था के निर्माण का एजेंडा था, जो गैर सदस्यों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और प्रथाओं की पहली व्यापक व्यवस्थित नियमित समीक्षा प्रदान करता। इसके अलावा उरुग्वे दौर की बातचीत 1994 में संपन्न हुई 1994 में, और 15 अप्रैल को मोरक्को के माराकेश में एक बैठक हुई जिसमें 123 देश के मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रियों मतलब राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों ने वार्ता की, और इस समझौते पर उरुग्वे दौर के दौरान बातचीत की गई। 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर किए गए और 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आ गया। कुल 60 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। माराकेश समझौतों के अंत में माराकेश समझौते में सदी के अंत में कृषि और सेवाओं पर वार्ता को फिर से खोलने की प्रतिबद्धता शामिल थी, जो 2000 में शुरू हुई थी और 2001 में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में शामिल की गई। ठीक है, मतलब कृषि और सेवाओं पर, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज पे जो वार्ताएं हैं वो शुरू हो गई थी। ठीक है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो कि 2001 में आया, इसमें इसे शामिल कर लिया गया था। वार्ता शुरू होना बात अलग है, उस मुद्दे को WTO के अंतर्गत शामिल करना बात अलग है, और ये शामिल कब हुआ? तो दोहा विकास एजेंडा में। उसके पहले सिर्फ वार्ताएं थी। उरुग्वे, देखो, शामिल होने का मतलब है कि अब इस पे लिए गए डिसीजन बाइंडिंग हो गए, अब इस पे लिए गए डिसीजन बाइंडिंग ऑन नेशंस होंगे। ठीक है, उरुग्वे दौर के बाद के एजेंडे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भी विचार किया जाना था। तो उरुग्वे राउंड खत्म होता है, तो उसके बाद जब भी दूसरी मीटिंग होनी थी, तो उसमें ये बात निर्धारित किया गया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात किया जाएगा। तो उरुग्वे दौर के दौरान कुछ मुख्य समझौतों थे, उन समझौतों के बारे में जरा से देख लेते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये समरी है बेसिकली, WTO की स्थापना हुई। ठीक है,
गैट 1994 आया, देखो गैट 1947 और इसमें क्या अंतर है। जो गैट 1947 था तो ये अपने आप में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। 1994 वाले गैट में क्या है कि 1994 में ये गैट WTO के अंतर्गत है, ठीक है। WTO में और भी कई विषय हैं, उसके अंतर्गत ये गैट आएगा, ठीक है। और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता तो GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, है ना, सामान्य समझौतों पर, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। इसके अलावा ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा पर अधिकार, ये जो पहलू थे इन पे बातचीत शुरू हुई अभी केवल, ठीक है, इन पे अभी केवल बातचीत शुरू हुई है। इनको पैकेज का हिस्सा बनता है ये आने वाले टाइम में, बाद में, ठीक है, बाद में ये पैकेज का हिस्सा बनते हैं, अभी ये पैकेज का हिस्सा नहीं है, अभी सिर्फ इन पे वार्ताएं शुरू हुई हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना, अभी सिर्फ ये इनमें वार्ताएं शुरू हुई हैं, ये अभी पैकेज का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म की जो व्यापार नीति है, जैसे मान लीजिए कि US और इंडिया आपस में व्यापार करते हैं तो इनके बीच में जो ट्रेड रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर हैं या नहीं, फेयर है या नहीं, इस बात को इंश्योर करने के लिए एक रिव्यू मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया। और जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच में किसी प्रकार के ट्रेड में कोई डिस्प्यूट आता है तो डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की स्टैब्लिशमेंट की गई। एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इस पे बातचीत शुरू हो गई। और ये सारी चीजें अब जैसे WTO का अनाउंसमेंट होता है तो दुनिया में इसका विरोध शुरू हो जाता है, और खास तौर पे जो सोशलिस्ट ब्लॉक के कंट्री थे, जो समाजवादी देश थे, ठीक है, इनमें खास तौर से रसिया, चाइना और कई सारे समाजवादी देश हैं। 1995 से पहले से ही, 1995 के पहले से ही WTO की जैसे आहट आने लगती है, इसका विरोध शुरू हो जाता है। WTO को बैन करने के विरोध, और अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। लैटिन अमेरिका में खासतौर से मूवमेंट बहुत प्रबल था। एशियन कंट्रीज में भी WTO के विरोध में कई सारी कंट्रीज, इंक्लूडिंग इंडिया में भी जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन लोगों ने खुलकर WTO का विरोध किया। स्टॉप WTO जैसे नारे लगने लगे यूरोप में, और इंटरनेशनल लेबर वेलफेयर यूनियन ने ये बोला कि WTO पूरी दुनिया को कैप्चर कर सकता है, और इस तरह के कार्टून रिलीज किए गए, ठीक है। तो वो जो परिस्थितियां थी, WTO के विरोध में दुनिया में आंदोलन इमर्ज हुए और WTO का मुखर विरोध हुआ। इसके बाद चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है टॉपिक को एक स्टेप साइड में ले जाते हैं। अब हम लोग WTO पढ़ें उससे पहले कुछ एक लेवल्स पढ़ लेते हैं। ये लेवल्स क्या हैं? बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में किस तरह की ट्रेड मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं, इसमें कई सारे पैरामीटर हैं जो अपने आप में डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर हम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये मतलब कहने का ये कि दो देशों के बीच में जो इंटीग्रेशन का लेवल है वो किस तरह से है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि उनमें बाजार के एकीकरण से संबंधित है। ये जो बाजार का एकीकरण है वो किस स्तर का है, बाजार का एकीकरण किस स्तर का है। तो इसलिए हमें लेवल ऑफ इंटीग्रेशन को समझने की जरूरत है। देखते हैं, देखो ये अपने आप में एक टेबल दिया है ना, इसमें देखते हैं जो सबसे नीचे है इसमें इंटीग्रेशन सबसे कम है। इंटीग्रेशन जैसे कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंडिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन दुनिया के किसी बाजार में सबसे कम होता है। फिर अगर एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया इस्टेब्लिश कर लिया जाए, जहां पे कि कुछ आर्टिकल्स पे दो देश या दो से अधिक देश एक प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ इन गुड्स पर वो मिनिमम टैरिफ रखेंगे, ठीक है, मिनिमम टैरिफ रखेंगे, तो उसे हम पीटीए बोलते हैं। और डिटेल में समझेंगे, पीटीए से ज्यादा इंटीग्रेशन एफटीए में होता है, एफटीए से ज्यादा इंटीग्रेशन कस्टम यूनियन में होता है, कस्टम यूनियन से ज्यादा एकीकृत बाजार होता है कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट से ज्यादा एकीकृत बाजार होता है मॉनेटरी यूनियन, और उससे ज्यादा फिस्कल यूनियन, और सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है पॉलिटिकल यूनियन। मतलब कई सारे देशों के लिए एक ही संसद हो तो उसे हम सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड पाते हैं, ठीक है। जैसे यूरोप में एक पार्लियामेंट है जो यूरोपियन पार्लियामेंट कही जाती है, तो ईयू अपने आप में इसका एग्जाम्पल आता है ना।
पॉलिटिकल यूनियन का। ईयू फिस्कल यूनियन का भी एग्जाम्पल है, यूरोपियन यूनियन मॉनेटरी यूनियन का भी एग्जाम्पल है, कॉमन मार्केट का भी एग्जाम्पल है। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन इसको क्वालिफाई करता है वो नीचे के सारे पैरामीटर को क्वालिफाई करता है, जो इसको क्वालिफाई करता है वो उसके नीचे के सारे पैरामीटर को क्वालिफाई करता है। मतलब अगर कोई कंट्री कस्टम यूनियन है तो निश्चित फ्री ट्रेड एरिया भी है और पीटीए भी है। कोई कंट्री मॉनेटरी यूनियन है तो निश्चित वो इस सारे पैरामीटर को पूरे करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, इंटीग्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। जरा और डिटेल में समझते हैं, है ना। आइए, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एरिया क्या है। फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार समझौते। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया ये क्या है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं। एक मुक्त व्यापार समझौता है, एक तरजीही व्यवस्था है जिसमें सदस्य देश गैर सदस्यों के साथ व्यापार के लिए अपनी टैरिफ दरों को बनाए रखते हुए आपस में व्यापार शुल्क कम करते हैं। ठीक है, तो एफटीए और पीटीए में क्या अंतर है? द की डिफरेंस बिटवीन एफटीए एंड पीटीए इज दैट व्हाइल पीटीए इज पॉजिटिव लिस्ट। देखो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया है ना, इसमें पॉजिटिव लिस्ट है। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे जिनमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया के अंतर्गत आते हैं वो देश आपस में इन वस्तुओं के लिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे वस्तुएं हैं, तो इनके लिए कम सीमा शुल्क रखेंगे। टैरिफ मतलब सीमा शुल्क, हाँ, कम सीमा शुल्क रखेंगे। ठीक है, कम सीमा शुल्क रखेंगे। इस तरह की सहमति इनके बीच में हो जाती है। और इसके अलावा तो पीटीए अपने आप में पॉजिटिव लिस्ट है। एफटीए क्या है? एफटीए है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट इसका मतलब यह है कि कुछ ये 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं में कॉमन मिनिमम टैरिफ रखा जाएगा। तो अपने आप में एफटीए में ज्यादा वस्तुएं आएंगी ना, बिकॉज इसमें कुछ वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं के लिए एफटीए होगा, और इसमें सिर्फ उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए पीटीए होगा जिन वस्तुओं को लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से पीटीए से ज्यादा बड़ा एरिया और ब्रॉडर कवरेज है एफटीए में। तो एफटीए में देयर इज अ नेगेटिव लिस्ट ऑन विच ड्यूटी इज नॉट रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। मतलब वो कि नेगेटिव लिस्ट का मतलब यह है कि उन आर्टिकल्स में ड्यूटी कम नहीं किया जाएगा, या इंपोर्ट ड्यूटी आप उसे कह सकते हैं, या टैरिफ जो एक देश दूसरे देश की वस्तु जो उस देश में आती हैं उन पर लगाता है टैरिफ, तो उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। उस नेगेटिव लिस्ट को छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं में टैरिफ कम किए जाने की प्रोविजन है। ठीक है, तो कस्टम यूनियन क्या होता है? कस्टम यूनियन यानी कि सीमा शुल्क संघ। देखो कस्टम का मतलब होता है सीमा शुल्क, यूनियन का मतलब होता है संघ। नाम पे ध्यान दो, नाम से पता चलता है कि एक सीमा शुल्क संघ एक मुक्त व्यापार समझौता है। मतलब एक सीमा शुल्क संघ, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर कोई कस्टम यूनियन होगा तो नीचे के सारे पैरामीटर को पूरा करता है। अगर कोई कॉमन मार्केट होगा तो नीचे के सारे पैरामीटर को पूरा करता है। मतलब वो एक कस्टम यूनियन भी है, वो एक फ्री ट्रेड एरिया भी है, वो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया भी है ना। ठीक है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ कोर्स है। ठीक है, तो एक सीमा शुल्क संघ एक मुक्त व्यापार समझौता है, एफटीए का उदाहरण है, जिसमें सदस्य गैर सदस्यों से आयात के लिए सामान्य बाहरी टैरिफ, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ की अनुसूची लागू करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो मेंबर है ना, जो कस्टम यूनियन के मेंबर हैं, ये डिसाइड करेंगे कि बाहर से ये जो देश हैं, ये कोई गुड्स अगर इस यूनियन के अंदर के देश के लिए, मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे देश हैं, ठीक है, ऐसे देश हैं, तो इन देशों के लिए अगर कोई गुड्स भेजना चाहता है तो ये सारे देश जितने बाहर के हैं ये कितना कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, कितना कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा, तो वो जो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा वो इन सब के लिए समान होगा। ठीक है, इसके अंदर आने वाले सारे देशों के लिए समान होगा। तो इस तरह से बाहर के बाजार से जो भी वस्तुएं आएंगी वो इस एरिया के अंतर्गत एक ही प्राइस पे लगभग बिकनी चाहिए। ठीक है, तभी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ का प्रिंसिपल लागू होता है। तो व्हाट इज कॉमन मार्केट? कॉमन मार्केट क्या है? सामान्य बाजार क्या है? एक सामान्य बाजार एक सीमा शुल्क है, बिल्कुल सही, सीमा शुल्क संघ है, बिल्कुल सही, जहां सदस्य देशों के बीच
उत्पादन और कारकों की आवाजाही अपेक्षाकृत मुक्त है। मतलब उत्पादन का मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन है या प्रोड्यूस्ड आर्टिकल हैं वो आसानी से आएंगे जाएंगे, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इन कंट्रीज के बीच में इजीली मूवमेंट कर सकता है। तो इकोनॉमिक यूनियन क्या है? एक आर्थिक संघ एक सामान्य बाजार है। बिल्कुल सही, एक आर्थिक संघ इकोनॉमिक यूनियन या मॉनेटरी यूनियन एक कॉमन मार्केट है जहां सदस्य देश मैक्रो इकोनॉमिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय रखते हैं। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक सिंगुलैरिटी है यहाँ पे। कॉमन मॉनेटरी यूनियन या इकोनॉमिक यूनियन में जो उनके पास मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो लगभग सिमिलर नेचर के हैं, ठीक है। और विनिमय दर एक्सचेंज रेट क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से समन्वय रखेगी। मतलब इन देशों के लिए लगभग सिमिलर जब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी तो ये कहने का मतलब है कि करेंसी उनकी धीरे धीरे वो लगभग एक ही तरह के पैरामीटर में डेवलप हो जाती है, और ऐसे कंट्रीज के लिए फिर एक कॉमन सिंगुलर करेंसी डेवलप की जा सकती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो। अच्छा, वहां तक जिसको नहीं समझ में आया ये इंटीग्रेशन, तो फिर से इसको देख लो कि जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर बढ़ते जाते हैं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हाई है और सबसे नीचे सबसे कम है। और ये फ्री ट्रेड एरिया इससे कम पीटीए में होता है। हम लोगों ने पीटीए की बात नहीं करी क्योंकि वो हम पीछे समझ चुके हैं, इंपॉर्टेंट वाले यहाँ बात करते हैं। तो मतलब ये कि कस्टम यूनियन भी यहाँ पे पीटीए है, कॉमन मार्केट भी यहाँ पे एफटीए है, कस्टम यूनियन भी यहाँ पे एफटीए है, इकोनॉमिक यूनियन भी यहाँ पे एफटीए है, और पॉलिटिकल यूनियन भी यहाँ पे एफटीए है। फिर जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कस्टम यूनियन है, तो कस्टम यूनियन बिल्कुल कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन कस्टम यूनियन है ना, पॉलिटिकल यूनियन भी कस्टम यूनियन है। बट अब ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गया कॉमन मार्केट में, फिर इकोनॉमिक यूनियन, फिर सबसे ऊपर पॉलिटिकल यूनियन। चलिए तो इनके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। रिडक्शन ऑन टैरिफ होता है फ्री ट्रेड एरिया में, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट को छोड़कर बाकी सभी में रिडक्शन और टैरिफ होगा। इसके एग्जांपल है यूएसएमसीए, मर्कोसुर, आसियान, है ना। इसके अलावा कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ के लिए कस्टम यूनियन बनाया जाता है। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्शन इटसेल्फ है वो कॉमन मार्केट में फ्री में मूव कर सकता है, ठीक है। और इकोनॉमिक यूनियन तो नो बैरियर्स फॉर इंटरनल ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, हार्मोनाइज्ड टैक्स रेट्स, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल यूनियन, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीजें इकोनॉमिक यूनियन का है। और अगर कॉमन गवर्नमेंट है तो हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल यूनियन। उनमें इंटीग्रेशन पॉलिटिकल लेवल का ज्यादा होगा। बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन, कि किसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा किसमें रिस्ट्रिक्शन कम होगा, है ना। बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन ये चार्ट भी वही सारी चीज दिखाता है कि कस्टम यूनियन क्या है, फ्री ट्रेड है ना, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, कॉमन मार्केट क्या है, ये सारी चीजें वही हैं। कॉमन मार्केट क्या है, मॉनेटरी यूनियन क्या है, इकोनॉमिक यूनियन क्या है, पॉलिटिकल यूनियन क्या है ना। ये सारी चीजें लगभग वही हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग इसे देख लेना। हाँ, यूरोपियन यूनियन इज द ओनली यूनियन which can be recognized as political union। इंडिया का कहीं नाम है तो वो चीज जरूर नोट कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे? WTO की स्थापना की बात हो रही है ना, तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया एंड रेस्क्यू फ्लोज अक्रॉस कंट्रीज, मतलब ये कि देशों के मुक्त व्यापार और संसाधनों के प्रवाह को बढ़ावा देना। बिल्कुल अच्छा है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, और विभिन्न देशों के बीच में संतुलित व्यापार का प्रबंधन करना, और पूर्वी ब्लॉक जिसके मेन लीडर थे यूएसएसआर और पश्चिम दुनिया के बीच में, है ना, पूर्वी ब्लॉक यानी कि पूर्वी ब्लॉक और पश्चिम यूनियन, पश्चिम की जो देश है वेस्टर्न कंट्रीज, उनके बीच में व्यापार कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्यों? जो कि पूर्वी ब्लॉक की कंट्री ना वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ज्यादातर सोशलिस्ट इकोनॉमी, और ये जो पश्चिम की दुनिया है, ठीक है, जिसमें चाइना, रसिया, इंडिया सब भी आ जाते हैं। पूर्वी ब्लॉक की जो दुनिया है जिनमें चाइना, इंडिया, रसिया सारी चीजें आ जाती हैं, इनके कई सारे कंजर्वेटिव अप्रोच थे जो कि गुड्स को फ्री मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इनके बीच में व्यापार संतुलन कैसे लाया जाए, इस बात का ध्यान
इस एक्ट में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर भी देखेंगे। इसके पहले हम कुछ चीजें और देख लेते हैं कि जब WTO अग्रीमेंट आया तो आखिर इसमें हुआ क्या क्या। तो जब अग्रीमेंट जो कि WTO को स्टैब्लिश कर देता है, उसमें थे गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। गुड्स के लिए गैट आया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। सर्विसेज के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अदर गुड्स अग्रीमेंट एंड एनेक्सर, वो सारी चीजें आई। और इन सब के लिए ये 1, 2, 3, ये गैट के लिए, गैट्स के लिए, ट्रिप्स के लिए, इन सब के लिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का क्या मतलब है कि दो देश आपस में जो व्यापार कर रहे हैं, उस उदाहरण के तौर पर इंडिया, चाइना, तो इनके बीच में जो टर्म एंड कंडीशन है ना, वो बहुत फेयर होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो संभव है कि वो देश आपस में व्यापार कर सकें और ट्रेड इनके बीच में फेयर हो, इनके बीच में कंपटीशन को प्रमोट किया जाए, इनके बीच में फेवरेटिज्म ना हो। उसके लिए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी बनाया जाता है। रिव्यू मैकेनिज्म के माध्यम से ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। ऐसे ऐसे प्रोविजन आए थे। और WTO को अक्सर रूल बेस्ड यानी कि नियम आधारित ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान कहा जाता है। ठीक है, इन समझौतों को अक्सर WTO के ट्रेड रूल्स, व्यापार नियम भी कहा जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि नियम वास्तव में समझौते हैं। ये नियम बेसिकली समझौते हैं, कोई इनमें वोटिंग नहीं है जिन्हें सरकारें तय करती हैं। ज्यादातर देश की सरकारें मिलकर तय करती हैं। तो WTO के आने के क्या कारण थे, तो उसमें गैट और देखो, गैट तो पहले प्रोविजनल था, उसे बहुत लंबा वैसे भी नहीं जाना था। गैट के निर्माण के समय ITO से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन करने की अपेक्षा की गई थी। किससे? ITO से। बट इसने अपना काम सही से नहीं किया। सेवाओं में व्यापार GATT नियमों द्वारा कवर नहीं किया जाता था। सेवाओं में पहले व्यापार ही नहीं कवर किया जाता था, जो कि विश्व व्यापार का प्रमुख हिस्सा बन गया। विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण में परिवर्तन, देखो एक तो ये भी कि विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण में परिवर्तन हो गया। दुनिया के अब ज्यादा देश IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए कंट्रीज को IMF का सब्सक्राइबर होना चाहिए, RBI के प्रोविजन को साइन करना चाहिए। जब वो साइन कर देगा तब इसके बाद वो डॉक्यूमेंट वापस आएंगे, और वापस आने के बाद उन्हें पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से गैट के तहत विवादों को निपटाने की प्रक्रिया तो मौजूद थी, लेकिन इसकी कोई एक समय सारणी नहीं थी और फैसलों को रोकना बहुत आसान था। फैसले लंबे समय तक चलते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो अपने आप में WTO के निर्माण को जगह देती हैं। और महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं कि सदस्य सरकारें व्यापार में एक दूसरे के साथ आने वाली समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा WTO की मौजूदा काम का बड़ा हिस्सा उरुग्वे दौर में गैट के तहत आता है। WTO जो कुछ भी करता है वो इन देशों के बीच में, जो दुनिया के ज्यादातर देश है ना, इनके बीच में बातचीत का जो परिणाम होता है वही WTO के लिए नेगोशिएशंस होते हैं। WTO में समझौते का एक समूह होता है, सेट ऑफ एग्रीमेंट होता है, जिसपे विश्व व्यापार करने वाले राष्ट्रों पे बातचीत की जाती है और हस्ताक्षर किए जाते हैं अगर वो सहमत है तो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के लिए कानूनी आधार नियम यानी कि लीगल ग्राउंड रूल्स प्रदान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के कानून आधार नियम यानी कि लीगल ग्राउंड रूल्स प्रदान करते हैं। वे अनिवार्य रूप से अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, वो अनिवार्य रूप से क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। हम किन की बात कर रहे हैं? WTO के निर्माण की। हाँ, तो ये अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो WTO के सदस्य देशों ने नेगोशिएशन किए हैं उनकी बात हो रही है। सरकार को अपनी व्यापार नीतियों को सहमत सीमा के भीतर बाइंडिंग करना। अब देखो, बाइंडिंग कर देंगे तो डेवलपिंग नेशन से कैसे बीच में ट्रेड हो पाएगा? और यही वजह है कि WTO के बहुत सारे प्रोविजन 1995 के बाद से अब 2023 चल रहा है, वो आज तक पास नहीं हो सके। और बहुत सारे प्रोविजन में तो इंडिया को ही प्रॉब्लम है ना। और WTO का लक्ष्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों को, निर्यातकों को और आयातकों को अपने व्यवसाय का संचालन करने में मदद करना। तो इससे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होगा।
कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को अपने व्यापार संचालन के लिए मदद करना, सरकार को सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को पूरा करने की अनुमति देना। WTO का सर्वोपरि उद्देश्य व्यापार प्रवाह को यथासंभव मुक्त रखा जाए, ठीक है, और आर्थिक विकास और कल्याण का योगदान हो, उसका कोई अवांछित दुष्प्रभाव ना हो। यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों को पता है कि दुनिया भर में व्यापार नियम क्या है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि नीति में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कंट्रीज को अपनी पॉलिसी में अचानक कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो नियमों को ज्यादा पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाए गए, प्रेडिक्टेबल बनाए गए, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल बनाए गए, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन देखा था, आप देखिए इसमें सारे स्टेटमेंट है, देशों के बीच में मुक्त व्यापार और संसाधन के प्रवाह को बढ़ावा देना, ये अपने आप में एक फैक्ट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर टाइम विद द कॉन्सेप्चुअल IAS. Please do comment wherever you think you have a question, you have a doubt, or you want to appreciate us. So thank you so much. Bye bye.